हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ नीट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा, आपका नीट का पेपर हो चुका है। कैसा गया कैसा नहीं गया आपको अच्छे से पता है। जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को सुधार के हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ईयर भी मैं पढ़ाऊंगा और सेकेंड ईयर भी मैं पढ़ाऊंगा। मतलब 11 केमिस्ट्री और 12 केमिस्ट्री में आपको खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। पहली बात बच्चों, इस सीरीज का नाम क्या है? इस सीरीज का नाम क्या है? विजेता नीट इस सीरीज का नाम है। 2026 हमारा पेपर होने वाला है, इसलिए नाम क्या है? विजेता नीट 2026। अब इसके अंदर जैसा नाम वैसा काम करके हमको दिखाना है, अपने आप को विजयी बना के दिखाना है, अपने आप को अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाना है। अगर आपका सपना एम्स का है तो आप एम्स को टारगेट करिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज आप अपने दिमाग में सोच के रखे हुए हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करिए कि आप विजयी हो और इस सीरीज को भी सफल बनाएं। ठीक है। अब हम लोग चालू करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर यहाँ से उठाएंगे। इसे बेसिक बातें जो हैं, जो हमको पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले, उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज के लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। बेटा, हम आपसे 10 से 15 मिनट आपका मैं लूंगा। ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ बातें करेंगे, कैसे आने वाले सेशन हमारे आगे जाएंगे, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें समझा देता हूं कि आपको करना है कि आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, टॉपिक क्या कवर करना है। पहला इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री है क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर आता है बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम लोग आप पर देखेंगे। फिर आता है हमारे पास, अब ये देखिए, आज आपका है 12 जून है और 3 मई को आपका क्या है, नीट का पेपर है। अब बच्चों 12 जून से 3 मई तक के लिए आपको क्या क्या चीजें करना है जिससे आप क्या हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सको, उस बात को ध्यान सुनिएगा। पहली बात, आपकी जर्नी यहाँ 12 जून से आपकी जर्नी आज स्टार्ट होती है। इस दिन को, इस डेट को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आज देखिए, स्टार्ट सब लोग करते हैं बेटा, लेकिन यहां तक सब लोग सही से पहुंच नहीं पाते हैं। मतलब कि कुछ कमियां रह जाती हैं जो यहां तक ये इनको चाहिए ना, ये इनको मिल नहीं पाता है। तो उन बातों का ध्यान रखना है। जो जो गलती आप करते हैं उन बातों को समझाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला आपसे 10 से 15 मिनट में आपका लेना चाहता हूं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जर्नी स्टार्ट होता है वो 12 जून से हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है और 3 मई को हमारा जर्नी खत्म हो जाएगा। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं, रोज पढ़ते रहेंगे, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसा कि हमारा सीरीज का नाम है, उसी नाम से उसको बनाया गया है, विजेता अंश। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ड्रॉपर हैं। बेटा, ड्रॉपर कुछ नहीं होता। ड्रॉपर मतलब क्या होता है? छूटा हुआ। आप छूटे हुए नहीं हो, आप फाइटर हो। क्या हो? आप फाइटर हो। आप फाइट कर रहे हो एक मेडिकल की सीट पाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो आप ड्रॉपर तो हो ही नहीं सकते। इतने साल से आप 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, तो आप फाइट कर किसके लिए? एक गवर्नमेंट सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो। अब उसमें 24 लाख 25 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। अगर सोचो कि मैं ड्रॉपर हूं, तो ड्रॉपर कभी भी अच्छा रैंक लाने में असफल रहते हैं। वो क्या, उनको डर रहता है कि हम 4 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, कैसे? बस उनको रहता है कैसे भी करके कोई एक गवर्नमेंट सीट हमको कैसे मिले, चाहे अच्छी हो चाहे कैसी भी हो, मिल जाए। बेटा, हमेशा फाइटर बन के रहो। ये सोचो कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। ये बिल्कुल मत रखो कि हम तो ड्रॉपर हैं, हमारा कैसे काम चलेगा, कैसे हम कर पाएंगे। दिमाग से निकालो, आप फाइटर हो, अपने आप के फाइटर को पहचानो और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो। फिर यहाँ आता है कि हमको यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि हम अपने आप को ड्रॉपर तो बिल्कुल मानने वाले नहीं है। हम लोग क्या हैं? फाइटर। हम लोग क्या हैं? फाइटर हैं। तो बच्चों हम लोग फाइटर हैं, ड्रॉपर दिमाग में निकालिएगा कि हम फाइटर हैं और हम फाइट करके कहां जाएंगे? अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। फिर आता है यहाँ पे मोटिवेशन। देखिए बेटा, मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ आपको स्टार्ट देता है। मोटिवेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, कभी फिक्स नहीं होता है। परमानेंट मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता। आज आप कुछ किसी वीडियो को देख लिए, कोई आपको समझा दिया, खूब मोटिवेट हो, खूब पढ़ाई कर लिए, 3 दिन बाद फिर आप पढ़ाई क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। आज आप 10 घंटे पढ़ लिए, 3 दिन बाद आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो या पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मोटिवेशन एक टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। मोटिवेशन से आप एक दिन खूब पढ़ाई कर लोगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे डाउनफॉल आपका आ जाएगा। तो मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? हमारी डिसिप्लिन क्या है? ये डिसिप्लिन।
अगर हम निरंतर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं पूरे साल, आज से लेके 12 जून से लेके और 3 मई तक पेपर देना है, निरंतर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर पूरे साल वही फॉलो करते चले गए तो मान चलिए कि आप एक ड्रीम कॉलेज में अपने पहुंच जाओगे। और अगर कहीं दोनों का मेल हो जाए, दोनों भाई दोनों तबाही, अगर इन दोनों भाई का मेल हो जाए ना तो भाई साहब आप मन चाहा जो रैंक आपको चाहिए अपने आगे वो रैंक लगा लीजिएगा कि हमको AR1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। ये आपका दोनों मिला के है ना आपके लिए ब्लैंक चेक का काम करते हैं, कितना आपको अमाउंट भरना है। अगर आपके पास मोटिवेशन भी है, आपके पास डिसिप्लिन भी है, अगर दोनों आपके पास है तो आप खुद बताइए कि हमको सर ये वाला मेडिकल कॉलेज हमको चाहिए, हम यहां पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत जरूरी होता है। यही दोनों आपको डिसाइड क्या करता है कि आप क्या रैंक खुद से जाना चाहते हो। फिर यहां पे हमने जो कहा था कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता, परमानेंट नहीं होता है। ये देखिए आप खूब मोटिवेट हुए, आज आपके पहली लेक्चर है, आप बहुत मोटिवेट होकर पढ़ाई कर रहे होगे, आज आप खूब पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, फिर धीरे क्या होगा आपका स्लोप नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट है कि सर नीट में हमको 2026 में एक गवर्नमेंट सीट, एक ड्रीम कॉलेज हमको चाहिए। ये आपका क्या था, आपका ये सपना है। आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपको मोटिवेट, आप पहले से खूब पढ़ाई किए, फिर आपका मोटिवेशन थोड़ा और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हो गया, और यहां से यहां तक बहुत लंबा सा गैप देखने को मिल रहा है। तो मोटिवेशन टेम्परेरी हो तो परमानेंट नहीं होता। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। तो आप अपने को मोटिवेट करके आपने अपने को स्टार्ट कर दिया कि हाँ हमको पढ़ना है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो आप पर डे थोड़ा सा, मतलब 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पूरे साल, आज से लेके जब पेपर आपका होता तो पूरे साल अगर आप 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ते हो भाई साहब, तो ये आपको मिलने के एकदम करीब होगी, उसके एकदम करीब हो, अपने ड्रीम कॉलेज जाने के एकदम करीब हो। लेकिन यहाँ पर देखिए मोटिवेशन बहुत हाई है, कुछ समय मोटिवेशन तुम्हारा डाउन होता चला जाएगा और आपका जो चाहते थे वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये जो दोनों मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे बेटा, दोनों मिल जाएंगे ना, तो अपने ड्रीम कॉलेज तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमको चीजें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, और देखिए बेटा हम कह रहे हैं कि अगर आज आप अपने आप को 1% सुधार करो, सपोज करिए आप पहले 8 घंटे पढ़ते थे, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, 9 घंटे कर दीजिए। आप 9 घंटे पढ़ते, आप 10 घंटे पढ़ लीजिए। आप 40 क्वेश्चन लगाते थे, आप 50 क्वेश्चन लगाइए। आप 50 लगाते थे, आप 55 क्वेश्चन लगाइए। मतलब अपने आप को 1% कम से कम अपने आप को इंक्रीमेंट करिए अपने अंदर, कि ये टारगेट हमको रखना है कि हम इतना, पहले पिछले साल हमने इतना किया था, इस साल अपने आप को 1% हम इंक्रीज करेंगे। जब टारगेट नहीं रखोगे, गोल नहीं रखोगे, कुछ होने वाला आपका नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, यही कह रहे हैं कि एक बूंद भर के आपका पूरा ग्लास भर गया बेटा। ये हो गया कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, पर डे 7 घंटे पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए एक समय आएगा जो एक बूंदे इसमें भर रही थी, ये पूरा ग्लास हमारा भर जाएगा। मतलब अभी ये हमारा ग्लास कैसा है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। कैसा, ये खाली है। तो बेटा अभी आपके पास कोई कॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप निरंतर मेहनत कर रहे हो, जैसे ग्लास भर गया है उसी तरह आपका सपना भी भर जाएगा और अपने ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंच जाओगे। तो यह लिखा हुआ साफ साफ कि जहां पे बेटा जो सीक्रेट किसका होता है, सक्सेस का, कौन, निरंतरता जो होता है वो सक्सेस क्या होता है बेटा, सीक्रेट होता है। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं कि मोटिवेट हुए, खूब पढ़े, अगले दिन फिर 0 हो गए। डिसिप्लिन रखिएगा किसी भी चीज में बेटा, डिसिप्लिन मोटिवेशन दोनों मिल जाते हैं ना भाई साहब, तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और अपने आप को निरंतरता मेंटेन रखिए, अपने आप को 1%, 2% अपने जो कमियां थी उसको सुधारिए, और अपने टारगेट थोड़ा सा 1-2% आपको अपने आप को इंक्रीज करिए। ऐसे बेटा देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि निरंतरता, अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हो तो आप टैलेंट को बीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन की कमी होगी, डिसिप्लिन की कमी हो तो आपको टैलेंट क्या होगा बेटा, हार जाएगा। ठीक है, अगर निरंतर मेहनत करो तो आप ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, डिसिप्लिन की कमी होगी तो कभी आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए बेटा, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, हमारे असफलताओं में बहुत चीजों का योगदान होता है। जैसे हम पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किससे, मोबाइल से हो गए, इंस्टाग्राम से हो गए, फेसबुक से हो गए। ठीक है, कोई चीज हमको अच्छा लगता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, दिन रात आप उसी बारे में सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई गया भाड़ में। ठीक है, तो यहां बेटा दिखाया जा रहा है कि आप किसी का पीछा मत करिए। ये फिगर, ये डायग्राम आपको, ये जो पिक्चर यहां पर है, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा। ये सिखा रहा है कि आप किसी के पीछे मत भागिए।
डोंट चेज बटरफ्लाई, तितलियों के पीछा करना छोड़ दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना भाई साहब, जो तितलियां आपसे दूर जा रही हैं, जिसको आप मैसेज करते रिप्लाई नहीं आता है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो, अपने गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाते हो, ड्रीम कॉलेज पहुंच जाते हो, तो उधर से खुद से मैसेज आता है। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है बेटा कि डोंट चेज बटरफ्लाई, ग्रो आ गार्डन। तो बेटा किसी का पीछा करना आप छोड़ दीजिए, क्या करिए, आप अपना इतना सफल बनाइए, इतना सफल बनाइए कि ये लोग कहां आपके पास, ये लोग कहां है, आपके पास आए। ठीक है, फिर बच्चा कह रहा है कुछ बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन लागू करने में मुश्किल होती हैं। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, आइए समझते हैं। कह रहा है बेटा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टाइम टेबल बना लेते हैं कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, सुबह 6 बजे उठूंगा, 8 बजे तक फीस पढ़ूंगा, आधे घंटे का नहाऊंगा, नाश्ता करूंगा, फिर 8:30 बजे बैठ के 10:30 बजे तक पढ़ूंगा। तो बेटा रोबोट की तरह टाइम टेबल मत बनाओ, अपना टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे 2 घंटे में ये करना है, 2 घंटे बाद में ये करना है। टाइम मत फिक्स करो, हो सकता है उस टाइम पर आपको कोई काम आ जाए, आपके बाहर चले जाओ, तो क्या आप सभी को पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ोगे ना। तो एक टाइम बनाओ कि इस टाइम पे हमको पढ़ना है, मतलब 2 घंटे हमको पढ़ना है। टाइम फिक्स मत करो कि हाँ 6 से 8 पढ़ना है, मतलब आपने फिक्स किया कि 6 से 8 पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे आप कभी भी पढ़िए। उसको जो आपने फिक्स किया है, नींद आ रही है मत सोइए। जब तक आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते हैं कि आज हमने टारगेट रखा था इस क्वेश्चन को कितने लगाना है, जब तक नहीं लगाते तो भाई नींद और चैन सब कुछ त्याग दो। फिर यहां पर बात आता है कि मेक ए रियलिस्टिक टारगेट शीट, ऐसा टारगेट बनाना जिसको हम अचीव कर सकते हैं। मतलब 100% ना कर पाओ, कम से कम 80% 90% तो कर पाओ। ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत पढ़ूंगा, इतने क्वेश्चन कर लूंगा, फिर आप कर ही ना पाए, डीमोटिवेट होकर आप बैठ गए। सेकंड बात आता है कि अपने जो प्रोग्रेस हो रहा है आपका, जैसे किसी दिन आपने टारगेट रखा नहीं पूरा हुआ, अगले दिन आप फिर टारगेट रखे होगे, देखो कितना आपका प्रोग्रेस हो रहा है, क्या आप टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, उस प्रोग्रेस को आपको क्या करना है बेटा, ट्रैक करते हुए रहना है। अब जो पढ़ाई, कोई बच्चों को डाउट होता है कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। बेटा पहले एक बार अच्छे से विजन करिए, फिर रिवीजन करिए। अब रिवीजन में क्या होता है, कुछ बच्चे जो पेपर टाइम आता है कहते हैं सर रिवीजन कैसे किया जाए। बेटा एक साथ रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, आप रेगुलरली आप रिवाइज चैप्टर को अपने करते रहिए। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आ जाए तभी हम रिवाइज करेंगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो पढ़ाया गया है, जो कराया गया है, उसको समय समय पर उसको क्या करिए, आप रिवाइज करते रहिए। चौथी बात यहां पर है एक्टिव लर्निंग और पैसिव रीडिंग। ये क्या होता है, कुछ लोग बेटा क्या होता है किताब खोल के तो बैठ जाएंगे, 2 घंटे लेके किताब बैठे हुए हैं, और पढ़ाई क्या उसमें कुछ भी नहीं पढ़े हुए, बस खाली किताब पढ़ते जा रहे, पन्ना पढ़ते जा रहे। बेटा उस रीडिंग से कुछ होने वाला नहीं है। किताब हमने कहा थ्योरी कितना ही पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन कभी लगने वाले नहीं है। तो आप जो बार बार किसी को रीड मार रहे हो ना, वो आपका होता है पैसिव रीडिंग होता है। और एक्टिव लर्निंग क्या होता है, एक्टिव लर्निंग के अंदर आपने जो पढ़ा है उसको आप टेस्ट दीजिए, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये होता है एक्टिव लर्निंग। पैसिव रीडिंग में क्या होता है, आप एक बार से पढ़ लीजिए, एक बार से कहानी तरह सुन लीजिए, तो वो बेटा आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं होता है। आप उस चीज को एक्टिव लर्निंग के लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे मैं इसका नोट्स बनाऊंगा, ये सब जो काम होता है ये कहलाता है आपका एक्टिव लर्निंग कहलाएगा। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किसका होना चाहिए हमारे जीवन में, एक्टिव लर्निंग का होना चाहिए। कहानी की तरह किताब लेकर बैठने से, 10 घंटा बैठने से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। क्लियर। अब आता है हमारे यहां पर पांचवी बात आता है यूज टाइमर टू स्टे फोकस्ड। अब टाइमर आप अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में समस्या क्या होता है, नोटिफिकेशन आया उसमें हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा अपना लगा दी। टारगेट रखे तो 2 घंटा हमको पढ़ना है, नोटिफिकेशन आ गया 2 घंटा हम बात करने में ही लगा दिए। तो उससे अच्छा है आप बाहर से एक टाइमर लीजिए, स्टॉप वॉच लीजिए, वहां से क्या करिए उसको आप खरीदिए और कितना घंटा आप पढ़ते हैं उसको टाइम फिक्स करिए, उसके बाद आप पढ़ना चालू करिए। यूज टाइमर टू स्टे फोकस। तो इससे पता चलेगा ना कि आज हमने 6 घंटा पढ़ा, टारगेट रखा हमने 8 घंटा, और सिर्फ टाइमर से मुझे देखा कितना पढ़ा हमने 6 घंटा। तो इससे ये होता है कि वो कहाँ हमारी गलतियां हो रही है, कहाँ हमको उस पर ध्यान देना है, तभी आपकी स्टडी में फोकस हो पाएगा। फिर लास्ट हमारा आता है ये सबसे खतरनाक बेटा, डिजिटल डिटॉक्स। अब आपको अपने मोबाइल में क्या होता है, कुछ लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं कि ऑनलाइन ये चलाना है, ऑनलाइन गेम खेलना है, ऑनलाइन ये करना है। भाई जितना ज्यादा आप मोबाइल में घुसोगे उतने ही सफलता से दूर जाओगे।
ये मान चलिएगा मोबाइल में सिर्फ इतना चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए, कितना हम पढ़ें कितना हमारा यहाँ से सिलेक्शन होगा। सिर्फ नोटिफिकेशन उसका ऑन करिए जो आपके लिए सच में फायदेमंद हो, आपके मनोरंजन के लिए नहीं कि हाँ इसको ऑन करता हूं, इसको ऑन कर, नोटिफिकेशन जितना आएगा नोटिफाई हुआ, आपने तुरंत क्लिक कर दिया, आप बैठ गए मोबाइल घंटे भर। तो नोटिफिकेशन ऑफ करके आप बैठिए, जो आपको सच में काम है कि हाँ यहाँ मेरे काम का है उसी को आप नोटिफिकेशन ऑन करिए, बाकी सारे नोटिफिकेशन को आप ऑफ करके रखिए। तीसरी बात बेटा यहाँ एक बात और लिखी गई है, डोंट इग्नोर मेंटल हेल्थ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई समस्या आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इस बात को अपने माँ बाप से बताइए, अपने सीनियर से बताइए, अपने बड़े भाई से बताइए क्या समस्या हो और इसको समझाइए। अगर आपके दिमाग में बेटा कोई मेंटल हेल्थ इशू आना चालू हो गया, आप बर्डन लेना चालू कर दिए, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाती है। तो किसी प्रकार की समस्या हो तो अपने माँ बाप, अपने सीनियर, अपने गार्जियन, जो भी जिससे आपको बताना अच्छा लगता है उनसे अपनी बातों को शेयर करिए, वो आपको सही सजेशन देंगे। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप पढ़ाई बेटा सही नहीं कर सकते। किसी का दिमाग कभी कभी होता है ना, गुस्से में रहते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, कुछ समझ में हमको नहीं आता है। तो पढ़ाई की बहुत शांति, बहुत एकदम शांति प्रिय माहौल चाहिए, ठंडा दिमाग चाहिए, तब जाकर दिमाग में कोई चीज घुस पाती है। अब यहां पे देखना है कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़े, कितने चैप्टरों को पढ़ने हैं। तो पहला पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहां से एक बात ध्यान देना बच्चों, यहां से आपके 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 16 से 18 17 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आपको मिलने वाले यहां से। 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहां से मिलेंगे नीट में। कितने क्वेश्चन? 15 से 16 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। पहला क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। फिर आपका था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सब किसके? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकैनेटिक्स और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। इन चीजों को आपको पढ़ना है। इन्हीं से आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके नीट 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। जितनी बातें मैं करनी थी, जो आपको समझाना था, मैं आपको समझा दिया हूं। अब इस बात को मैं बार बार रिवाइज नहीं करूंगा कि बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद समझदार हो, बस कुछ भी करिए, आप अपने पढ़ाई के प्रति दिन जागरूक रहिए कि हाँ सर हमको अपना एक सपना देखा है। ऐसा बेटा देखो, हर साल बर्बाद करने से क्या होता है ना कि आपके सपने जो आप देख रहे हो ना, वो आपसे बहुत दूर चला जाता है। आपने सोचा कि हाँ अगले साल कॉलेज जाऊंगा, अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचने से होता ना तो हर बच्चा सेलेक्ट होकर बैठा होता। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बेटा एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि अगर गद्दी चाहिए तो गद्दी बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दिन भर घूमते रहो। गद्दी बैठने का मतलब है कि आप कम से कम 8 घंटे 10 घंटे अपनी कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी पाने के लिए कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि भैया ऐसे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे कॉलेज मिलने वाला नहीं है। अगर आपको चमकना है तो आपको तपना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बात और है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो रिपीटर्स होंगे, उनके पास नोट्स बना होगा। तो कुछ बात क्या क्या उनको नोट करना चाहिए, क्या पूरा नोट करना चाहिए कि कुछ छोट नोट करना चाहिए। बेटा देखो, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट जो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और जो फॉर्मूलेज हैं उसको आप फार्मूलाज जो हैं उसको आप लिखिए। तो आपके नोट्स में आप इन चीजों से मेंशन रखिए, क्या क्या जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बात आई है। इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट जो होते हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का हाईलाइट्स लिख लिए और फार्मूले लिखिए। बाकी आपकी थ्योरी आपके पास बहुत सारी रखी हुई है, बार बार थ्योरी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो पहली बार है, जो फर्स्ट ईयर में है, जो 12th के बच्चे हैं वो भी जो देख रहे हैं, उनके पास अगर नोट्स नहीं है तो प्लीज पूरा नोट्स प्रॉपर बनाएं। ये उनके लिए है जो 3 साल 4 साल तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए बात बताया है मैंने। एक बात और है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स से मान लो, जितना न्यूमेरिकल्स लगाओगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री आसान होता हुआ चला जाएगा। जितने क्वेश्चन से डरोगे, भागोगे, उतना ही सिलेक्शन से भी अपने भाग जाओगे। अब आता है क्लास क्वेश्चन। क्या क्या? अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन सी बुक ले लें, क्या कंटेंट ले लें, कहां से हमको मिलेगा, कैसे आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो। तो बेटा देखो, आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान ना रहिए। आप क्लास में जो कराया उस क्वेश्चन को देखिए, डीपीपी जो आपको मिलेगी उसको आप देखिएगा, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लीजिए और पीवाईक्यूज कर लीजिए। इतना ही बस आपको करना है।
किसी किताब के पीछे मत भागिए। तो लेक्चर में क्लास में जो क्वेश्चन करा दिया गया उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, डीपीपी के क्वेश्चन लगाइए, डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए और पीवाईक्यूज लगाइए। इतना ही लगा के भैया आप यहां से बेड़ा पार कर देने वाले हो। अब आ रहा बच्चों हमारा क्या, अब हमारा यहां से प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 1। जितनी ज्ञानवर्धक बातें गए थे सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं। आप समझदार हो क्या वो करना है क्या आपको नहीं करना है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आता है इंट्रोडक्शन। तो पहला हमारा क्या टॉपिक कवर करना, उसके अंदर लिखा था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल नोन एज केमिस्ट्री। तो कह सकते हैं बेटा कि जो साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल है वही हमारे क्या है, केमिस्ट्री। तो कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं क्योंकि इट डील विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो ये हो गया केमिस्ट्री क्या है। अब आता है कि आपको अच्छे पता है कि एटम क्या होता है। एटम्स या आप भाई 9 से पढ़ते चलो, उसकी छोटी क्लास से पढ़ते चलो, तो एटम्स क्या होते हैं बेटा। एटम्स जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होता है, मैटर होता है। तो बच्चों एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारे लिए, वो एटम होती है। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ये हमारे लिए क्या है, ये सारे एटम है। क्या है ये एटम। तो सिंगल सिंगल दिख जाए वो क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर देन वन एटम, एक एटम से ज्यादा हो जाए, एक एटम से ज्यादा हो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां आप देखिएगा O2 हो गया, एक था ऑक्सीजन तो क्या था हमारा, एटम था। अब यहां एक से ज्यादा हो गए, मोर देन वन हो गया, क्या हो गया हमारी ये मॉलिक्यूल बन गया। H2 भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। H2O यहां भी देखो दो से ज्यादा हो गए हैं। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बोलो ध्यान रखिएगा, H2SO4, H2SO4, H2SO4 बेटा ये क्या है सर, ये मॉलिक्यूल। क्या है ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। एक शब्द आता है एटॉमिसिटी। क्या था बच्चों, एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूल कहीं के अंदर क्या होता है, एटॉमिक, उसी पार्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या है, अरे इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, वही हमारी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। समझ में आ गया होगा क्या था केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल नोन एज केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या डील करते हैं हम लोग, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को और इंटरेक्शन ऑफ मैटर को। फिर यहां पर आता है एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो सिंगल सिंगल दिख जाए क्या आपके लिए, एटम है। क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, कम से कम उसमें दो से ज्यादा एटम क्या मिलाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब H2SO4 क्या हमारे लिए, मॉलिक्यूल है। एटॉमिसिटी क्या होती है, इस मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ एटम है वो इसकी क्या होता है, एटॉमिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, H2SO4 का लिखा H2SO4 लिखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिसिटी क्या होने वाला है। एटॉमिसिटी क्या, यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ कितने हैं, ये दो, कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो हम एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ सल्फर कितना है, यहाँ पर 1, तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारे पास है, 4, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे बड़ा आसान सा है। H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी ऑफ द नंबर ऑफ एटम होता था, तो कितने एटम यहाँ पर है सर, 2। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, यहाँ क्वेश्चन क्या मान लेंगे, 1, तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 1। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर हैं, 4, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार C12H22O11, यहाँ पे देखिएगा कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी।
हाइड्रोजन की एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। सर यहां पर ये आपने कहा हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 1 5 2 कितना हो जाएगा 7 कितना हो गया 7 हो गया। इसी प्रकार यहां पर कार्बन कितना है बच्चों 12, एटॉमिक सिटी ऑफ कार्बन कितना है 12 है, तो 12 यहां पर हो गया, 22 यहां पर हो गया और 11 यहां पर हो गया। आप जोड़े कितना हो जाएगा सब 45 कितना रहेगा 45 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 इक्वल टू 45 हो जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे कैसे हैं, ये यहां पर देखिए ये अलग अलग एटम हैं, मिल क्या बनाए हैं मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो ये होता है मेरा हेट्रोटॉमिक, क्या होता है हेट्रोटॉमिक। अगर यहां पे देखिए कैसे दूरी है, सारे कैसे हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है मॉलिक्यूल, ये भी क्या है मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसे होमो एटॉमिक, कैसे होमो एटॉमिक। सर कैसे पता होमो है, अरे एक ही जैसे सब है। सल्फर कितने हैं, सल्फर 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 8 टाइम्स है, तो ये एटॉमिक सिटी ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा 8। एटॉमिक सिटी ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा 4। कन्फर्म है, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब आता मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल अभी जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि होमो एटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। होमो मतलब क्या होता है कि जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ एटम देखने को मिले, मतलब एक जैसे ही, जैसे हमने कहा S8 कहा, हमने P4 कहा, हमने कार्बन 60 कहा, यहां सब में देखो सिमिलर काइंड ऑफ एटम सब में देखने को मिल रहे हैं, या कह सकते हैं वन टाइप ऑफ एटम देखने को, वन टाइप ऑफ एटम, सब में सल्फर के एटम है, सब में फास्फोरस के एटम है, सब में कार्बन के एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बात और है, जो हमारे पास अगर जो होमो एटॉमिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंपाउंड नहीं कहलाते, कंपाउंड नहीं कहलाते। कंपाउंड तब कहलाएंगे जब वहां पर अलग अलग एटम से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ होगा। यहां पर सब एक ही तरह से एटम से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये एलिमेंट, क्या कहलाता है बच्चों एलिमेंट कहलाता है। ध्यान देना इस बात का। तो होमो एटॉमिक में क्या होता है, होमो एटॉमिक के अंदर कंपाउंड नहीं कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एटॉमिसिटी ऑफ वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट का एटॉमिसिटी होगा वही एटॉमिसिटी किसका हो जाएगा मॉलिक्यूल का हो जाएगा। जैसे हमने कहा सल्फर 8 है, तो यहां एटम वन एलिमेंट का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिसिटी 8 है पक्का। तो एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा क्योंकि 8 यहां पर दिए गए हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ वन एलिमेंट बराबर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर यहां देखिए हेट्रोटॉमिक में, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज हेट्रोएटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, लिखा CO2। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग अलग एटम है, तो यहां पर दिख रहा है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एटम देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा होगा, हमारा हेट्रोएटॉमिक हो गया। अब हमने यहां पे कहा था कि यहां पर सेम काइंड ऑफ एटम थे तो कंपाउंड नहीं बना था, यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, यहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर जब सेम टाइप के थे हमारे पास एटम तो वहां पे ये एलिमेंट कहलाया था, अब यहां पे ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, यहां पे एलिमेंट ये नहीं कहलाएगा। दोनों डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और है, सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट, सभी हमने इसे कहा कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, कितना हो गया ये एटॉमिसिटी कितना, एटॉमिसिटी हो गया 3। तो सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट, ईच मतलब कार्बन का अलग ऑक्सीजन का अलग, तो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना 2, कितना एटॉमिसिटी हो गया 3 हो गया टोटल। तो एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो वही कहना चाह रहा है बेटा, जो सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट को, अलग अलग एलिमेंट का जो एटॉमिसिटी होगा उनको जब हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मॉलिक्यूलर एटॉमिसिटी के बराबर हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अच्छे से बहुत ध्यान से समझिएगा, वो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो होमो एटॉमिक क्या होता है, हेट्रोटॉमिक क्या समझ में आ गया। होमो में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, हेट्रो में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होते हैं। अच्छा, यहां पर क्या बात बताएंगे, यहां पर सर
कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, यहाँ पे कंपाउंड कहलाता है, कंपाउंड फॉर्म कह सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट कहलाएगा कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर? ध्यान देना इस बात को, आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि फास्फोरस कितने में यहां दे रखे बच्चों, यहाँ पे कितने फास्फोरस, 4 फास्फोरस है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, एक ये पूरा क्या है, मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस हैज 4 एटम ऑफ फास्फोरस। तो एक मॉलिक्यूल जो फास्फोरस का है, इसके अंदर आपको 4 एटम ऑफ फास्फोरस देखने को मिल रहे हैं। अब सब एक ही जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, ये होमोटॉमिक हो जाएगा, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ P4 बराबर एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। तो ये अभी पीछे हमने समझाया था बेटा कि एटॉमिसिटी ऑफ वन एलिमेंट बराबर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। वही चीज लिखा है कि एटॉमिसिटी ऑफ वन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपके पास है, ये एटॉमिसिटी ऑफ कौन एलिमेंट, फास्फोरस, वो 4 है तो एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एकदम बढ़िया से। S3PO4 अब ये डिफरेंट हो गया है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्या है, S3PO4। यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारे पास है, 3 है, और फास्फोरस कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास है, 4 है। कह सकते हैं यहाँ पर 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। फिर कह सकते हैं यहाँ पर 1 एटम ऑफ फास्फोरस है, 4 एटम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे यही इसकी हाइड्रोजन एटॉमिसिटी कितना, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही सी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाती है। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 एटम ऑफ फास्फोरस, जितने फास्फोरस होंगे वो इसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा ये बेटा, ये हेट्रोएटॉमिक है। कैसा था ये हमारा, होमोएटॉमिक था। एटॉमिसिटी या टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ S3PO4। तो यहां पर बेटा ध्यान देना, यहां पे एटॉमिसिटी क्या थी, जो मॉलिक्यूल का था एटॉमिसिटी वही वहां पे उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी होती थी। बट यहां पर क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है वो सम ऑफ क्या होता है, एटम होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, फास्फोरस कितना है, 1, 5 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 5 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिखा है एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 3 है। कितना है, 3 है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितना है, 1, तो 3 + 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो 4, 1, 5, 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आशा करता हूं आपके दिमाग में, आपके भेजे में हम इस चीज को आपके भेज चुके होंगे। हमने कोशिश किया कि आपके भेजे में इस बात को भेजा जा सके। देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होगा। एक उसका फिक्स रेशियो होगा, और जो यहाँ पर जो एलिमेंट लिए गए हैं, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी 3 के बराबर नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के यहाँ पर एटम एलिमेंट्स मिलके इसको बनाया गया है। ठीक है। और इन तीनों में किसी भी एटम का एटॉमिसिटी 3 नहीं है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ तो आपस कितना रखा है, 3 दे रखा है, तो ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ 3 दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 3 रखा है, भी हमारा कैंसिल हो गया। तो दूसरे का साफ साफ बोला है कि नो एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिसिटी 3 के बराबर नहीं होगा। यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। एक इकलौता यही है जहां पर आपको 3 नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर हो गया 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो 4, 1, 5, 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको यहाँ बड़ा आसान लग रहा हो क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़े हो। जब पेपर में प्रेशर होता है ना, तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन आया कहां से, किसको हटाऊं, किसको यहाँ पर जोड़ूं। तो इसलिए कहते हैं बेसिक से जब पढ़ाए तो बहुत ध्यान से हर एक बात को समझना चाहिए, हर लेक्चर को बहुत प्रॉपरली अटेंड करना चाहिए। उसको रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, से समझेंगे नहीं, तो लास्ट टाइम में आपके लिए पाप घड़ा बन जाता है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कुछ समझ फिर नहीं आता है। तो शुरुआत से अपने स्ट्रेटजी बना के रखिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहां सुना था हम लोगों ने, होमो एटॉम, बहुत सुंदर, होमो
एटॉमिक के अंदर हमने ये वर्ड सुना है। तो ये कहना चाह रहा है जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है उससे एटॉमिसिटी कितना दे रखा है एलिमेंट का, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इज 4, कितना दे रखा 4 दे रखा है। इसको जब कंबाइन करते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ इसकी एटॉमिसिटी चेंज हो जाती है, एटॉमिसिटी चेंज हो जाती है। तो इसमें से कौन सा पेयर होगा इसको आपको बताना है। अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ फास्फोरस कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, चेंज नहीं हुआ, थोड़ा करेक्शन है, यहाँ भी क्या होगा 4, क्या होगा यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा जो चेंज हो रहा है ना। क्या बोला है एटॉमिसिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है आपके पास सल्फर कितना है 2, यहाँ भी कितना सल्फर 2 है, यहाँ भी चेंज नहीं हो, कहाँ चेंज हो रहा है बेटा, यहाँ कितना फास्फोरस है 4, यहाँ कितने हैं 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था, बड़ा आसान सा था, कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है दिमाग में आना चाहिए, किसकी बात कर रहा है ये होमो एटॉमिक की बात कर रहा है। उस एलिमेंट का जो एटॉमिसिटी कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, उसे किसी अदर के साथ मिलाया, किसी अदर के साथ मिलाने के बाद उसकी एटॉमिसिटी चेंज हो गई। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। अब यह चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम हो गया, यहाँ सल्फर 2, यहाँ सल्फर 2, यहाँ भी सेम हो गया, तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पर सी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही क्या हो रहा है आपका ये चेंज हो रहा है, बाकी तो तुम्हारे क्या हो रहा है यहाँ पर सेम रह रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, पक्का। अब बढ़ते हैं लोग आगे, बड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा O3। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही तरह का एटम है, सब ऑक्सीजन 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 ही है, तो हो जाएगा हमारा होमो एटॉमिक, हो जाएगा ये होमो एटॉमिक हमारा हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात आता है यहाँ पर कि इसके अंदर 1 मोल ऑफ O3 के अंदर 1 मोल O3 के अंदर कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है, साफ साफ कितने हैं यहाँ पर 3, कितने हैं ये 3 है, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बराबर एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा उसका एटॉमिसिटी, वो भी 3 हो जाएगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह से एटम से मिलकर बना है, तो हमारा क्या कहलाएगा एलिमेंट, कहलाएगा कंपाउंड हमारा अलग अलग एटम से मिलकर हमारा कंपाउंड बनता है, या एक ही जैसे से मिलकर बनता है, तो क्या कहलाएगा ये एलिमेंट कहलाएगा। SO3 याद रखिए सल्फर अलग है, ऑक्सीजन हमारा अलग है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल तो हो गया हमारा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा ये। और इसी को क्या बोलते हैं कंपाउंड, क्योंकि पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है एटम प्रेजेंटेड कहलाएगा हमारा एक कंपाउंड कहलाएगा। ध्यान एक बात दीजिएगा, यहां लिखा 1 मोल ऑफ SO3 है, 1 मोल SO3 के अंदर सल्फर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। सर SO3 बोला है, तो सल्फर 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, तो सल्फर यहाँ पे बेटा हो जाएगा 1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3, तो देखिए सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 है। फिर एटॉमिसिटी ऑफ SO3 मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी में क्या होता है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑफ एटम का नंबर कितना है। सर यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 में कितना हो जाएगा 4, काम खल्लास। यहां 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ O3, 10 मॉलिक्यूल O3 के अंदर कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 बेटा क्या दिखा रहा है 3 दिखा रहा है एटॉमिसिटी किसका, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीजन दिखा रहा है, ठीक। और 10 क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। तो जब हम मॉलिक्यूल से एटम निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल से एटम निकाल तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कह रहा है 10 मॉलिक्यूल हैं किसके O3 के, इसके अंदर कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो जब भी को मॉलिक्यूल से एटम में जाना होगा क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई, 3 into 10 कितना रहेगा 30 हमारा ये हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 है, यहां पे कितने मॉलिक्यूल है 10 मॉलिक्यूल किसके SO3 के। तो यहां पर देखिएगा किसकी बात कर रहा है, यहां पर कितने यहां पर एटम ऑफ सल्फर होंगे, कितने होंगे बेटा ध्यान दो, यहां पर कितना हो रहा है, यहाँ पे सल्फर कितना हमारे पास है 1 है, कितने मॉलिक्यूल इसके पास है 10, तो 1 into 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है यहां पर देखो 30 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितने यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 3, तो 3 रख दिया यहाँ पर। उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 10, हमने यहाँ पे 10 रख दिया, काम खत्म।
फिर से समझा दे एक बार, देखो 10 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 है, SO3 के 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ पे सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर यहाँ पर कितना है, इसका एटॉमिसिटी कितना है, 1, मॉलिक्यूल कितना पास है 10, तो 1 जोड़ी 10 कर दो, काम खत्म। तो लिख रहा है ना 10 एटम ऑफ सल्फर हो गया, कुछ दिख रहा है साफ साफ। फिर क्या 30 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 30 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा होगा, यहाँ पे देखो कितना एटॉमिसिटी इसकी है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने यहाँ पर है 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। तो जब हम मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जाएंगे, मॉलिक्यूल से एटम की तरफ क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आगे इसको शॉर्ट में बना के आपको मैं दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूल के बराबर होता है, मॉलिक्यूल इनटू उसके एटॉमिसिटी के बराबर होता है। पीछे हमने भी यही तो देखा था, पीछे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए हम कहाँ पर नंबर ऑफ एटम की बात किया था, तो हमने क्या किया था यहाँ पर एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल का हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ ये बात यहाँ लिखा गया है कि अगर हमको नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट पता करना होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किससे मल्टीप्लाई करें, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं याद करेंगे, वैसे याद करने की दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं, बकवास चीज क्यों याद किया जाए, है कि नहीं। अब यह मॉलिक्यूल से कहां जाना है, हमको एटम पता करना है, तो क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम पीछे कहां गए थे, पीछे हम गए थे मॉलिक्यूल से कहां जाते थे, एटम, तो हमें किससे मल्टीप्लाई किया था, उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर हमको एटम से मॉलिक्यूल पूछे तो क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। आइए यहां पर क्वेश्चन के रूप में इसको देख लेते हैं। ठीक है, C6H12O6, यहां पर 1 मोल ऑफ C6H12O6 हैज 6 एटम ऑफ कार्बन प्लस 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहां क्वेश्चन है कि 20 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां आपको मॉलिक्यूल से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिसिटी कितना है यहाँ पे बेटा, 6, कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 6, कितना है 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमारा आंसर आ गया। फिर कह रहा है अब एटम कितने हैं, 1200 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है। अब यहां देखिए एटम से कहां जा रहे हैं, मॉलिक्यूल जा रहे हैं। जब एटम से कहां जाएंगे, मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे दिए गए हैं, 12, कितने हैं 12। तो बेटा इसको 1200 को 12 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखा C4H10, तो यहां पर कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, यहां पर कार्बन यहाँ पे 4 है, पक्का। हाइड्रोजन एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे कितना है ये, हाइड्रोजन सर यहाँ पे 10 है, पक्का। टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, कितना हो जाएगा सीधा हमारा 14, कितना हो गया हमारा 14 हो गया। कितना आसान सा है, पहला लेक्चर बहुत ही आसान, पहला लेक्चर बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि देखिएगा इन 400 मॉलिक्यूल ऑफ C4H10, अब इतने मॉलिक्यूल से कहां जा रहे हैं बेटा, हम एटम, कहां जा रहे हैं, एटम की तरफ जा रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं तो क्या करते थे हम लोग, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, किसकी बात, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे जाएगा 10, तो बेटा एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 10 इंटू क्या कर देंगे 400 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है इन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, अब यहां पे कह रहा है इसको, अच्छा कह रहा है इन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 480 एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो अब यहां पे एटम से मॉलिक्यूल जाने की बात कर रहा है, कितने यहां पे एटम है 480 है। किसके लिए बात कर रहा है, कार्बन के लिए बात कर रहा है। कार्बन कितना देखो 4 दे रखा है, इसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 120, कितना आएगा 120, कितना आ गया बेटा ये 120 आपका आ गया।
तो इस 480 एटम ऑफ कार्बन के अंदर 120 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C4H10 प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात और यहां पर आ रही है कि जो मैटर है उसके अंदर किसमें डिवाइड कर, इसको मैटर टूटेगा कंपाउंड और एलिमेंट में। कंपाउंड टूटता है हमारा मॉलिक्यूल में। कैसे मॉलिक्यूल में? कंपाउंड सर, कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा हमारा? ये एटम किसमें टूटेगा? ये एटम में टूटता है फिर हमारा ये। एलिमेंट सर सेम वाले के एलिमेंट बोलते थे, होमोएटॉमिक। अब किसमें टूटेगा बेटा हमारा? लास्ट एटम में टूटता है। किसमें टूटता है? ये एटम में टूटता है। और एटम से क्या बनेगा? हमारे एलिमेंट बन जाएगा। ये एटम से क्या बनेगा? हमारा ये एलिमेंट होगा। क्लियर? तो मैटर टूटा कंपाउंड और एलिमेंट में, कंपाउंड टूटा हेट्रोएटॉमिक में, एलिमेंट टूटा होमोएटॉमिक और एटम में टूटा। अब हेट्रोएटॉमिक में किसमें टूटेगा? ये हमारा मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा? एटम में टूटेगा। ये भी मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा? एटम में टूटेगा। और एटम से क्या बनेगा? हमारा एलिमेंट बना होगा ये। क्लियर? अब आता है बेटा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अब यहां पे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एटम रिप्रेजेंट करते कोई भी एटम हमारे पास क्या है? एक्स है। जो हमारा जेड क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर दिखाता है। और ये क्या दिखाता है? एटॉमिक मास दिखाता है। तो एटम रिप्रेजेंटेड एस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम को? ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ए हमारा क्या है? मास नंबर है, जो हमेशा कहा जाता है ऊपर लिखा जाता है। और एक्स हमारा क्या है? कुछ एटम का सिंबल है। और जेड हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ये फिक्स है, मास नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। अब एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। इन मास को बेटा बहुत अच्छे तरीके दिमाग में रख लें, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो मास और चार्ज आप इनका याद कर लें। तो मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत क्या होता है? छोटा होता है। निगलेक्ट कर दे इसको, बहुत ही छोटा होता है। किसी तुलना में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है। चार्ज बेटा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो माइनस का 1.6 -19 हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। एक बात और है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर। क्या नाम है? न्यूक्लियॉन नाम से जानते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन नाम से जानते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाता है। कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाता है। नेक्स्ट बेटा, यहां बात में कहा था जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होता है किसकी तुलना में? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन के मास के तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट कर देते हैं। इतना कम होता है जब कैलकुलेशन करते हैं एटॉमिक का, मॉलिक्यूलर मास का, मास इलेक्ट्रॉन का, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। इन जनरल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1/1837 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियर। इतना छोटा हमारा ये होता है। एक बात और है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने कहा सोडियम नंबर कितना होता है? 11। मास कितना होता है? 23 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। प्रोटॉन भी कितना होगा इसके अंदर? 11 होगा। पक्का? तो यहां पे देखिएगा बेटा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे बराबर? चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक जो नंबर है इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है हमारा? इसको जेड से हम लोग दिखाते हैं। ये कहां पर एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन है। अब तो इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जेड क्या दिखाता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उस एटम में। मास नंबर क्या होता है? उसको ए से दिखाते हैं। इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर कहते हैं। क्लियर? अब आता है एक बात और है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या बोला है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा को पॉजिटिव लेना होता है।
इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते, ना उसको नेगेटिव में ले सकते हैं। क्लियर? क्या बोला? एटॉमिक नंबर, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते, नेगेटिव में ले सकते। किसमें रहेगा हमेशा? ये पॉजिटिव। किस रहेगा? हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में हमारा ये होगा। अब यहां पे ये आपने 9th पढ़ा था, 9th में बेटा, 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा 9th में? फार्मूला बनाना सीखा था, वहां पर फार्मूला बनाना सीखा है। तो बेटा उस फार्मूले को बनाने के लिए, अच्छा देखिए एक बात और है कि एटम पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो पॉजिटिव हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वो नेगेटिव हो रहा होगा, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो वहां एनायन बना रहा होगा, और वहां एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो कैटायन बना रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो वो एनायन बना रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो एक कैटायन बनाया है, या गेन किया तुम्हारा क्या? ये एनायन बनाया है। क्लियर है? तो कुछ कैटायन एनायन को आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसको आपको याद करना, दिमाग पर रहेगा तो बड़ा काम आएगा आपके। हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, लिथियम, अब ये सारे जो मेटल हैं, सारे क्या है? ये मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्लियर बेटा? यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लोग गेन कर रहे हैं, इसको आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। आता नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, इसको भी आपका होमवर्क, इसको भी आपको याद रखना है। पर ब्रोमेड को क्या बोलते हैं, ब्रोमोड क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड क्या बोलते हैं, इन सबको आप याद रखेंगे तो बड़ा काम आपको आएगा। क्लियर? ये सब आपको होमवर्क है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि अभी जो पीछे सिंबल लिखा हुआ है, हमने कहा क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपको अगर फार्मूला लिखना नहीं है, कैसे फार्मूला लिखोगे? एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको पता फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है, बट मान लो कोई फार्मूला इसको हमको पता नहीं होता, तो क्या करते हैं? लिखते हैं यहाँ पर सिंबल। क्या लिखते हैं? इसका सिंबल लिखते हैं। सिंबल में क्या लिखते हैं? कार्बन, और क्या लिखते हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन लिखते हैं। बैलेंसी कितनी होती है? कार्बन बैलेंसी कितनी? तो 4 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, C2O4, इसको काटो 1 हो गया, 2 क्या होगा? CO2 बन गया। ठीक है? इसी बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे Cl दिया गया है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 1, इसकी बैलेंसी 1 होती है, तो Cl बन जाएगा यहाँ पे H1Cl1। फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, अब देखो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन बोल रहा है, सल्फाइड में सल्फर बोल रहा है। हाइड्रोजन नंबर कितना होता है? बेस की बैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, और सल्फर की, सल्फर की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा सिंबल हो गया, ये हमारी बैलेंसी हो गई। तो H2S1, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? इसको H2S फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला कैसे बनता है, ये इसको 9th में पढ़ाया गया बेटा, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है? आपको फार्मूला बनाना अगर आता नहीं है तो इस चीजों को आप थोड़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए फार्मूला बनाना बड़ा क्या हो जाएगा? आसान सा आपके लिए हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये बेसिक बात है, 9th की बात है। जितना आप काम की बात है, आपको उस बात को मैंने बता दिया है कैसे फार्मूला हमारा ये बनता है। आपका होमवर्क क्या है? आपको कम से कम पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए। कहीं 20 से पूरे क्लोरीन कितना होता है तो बताओ? नंबर होता है 17, मास 45.5। सोडियम नंबर 11, मास होता है इसका 23। भैया ऐसे आपको 30 तक कम से कम याद होना चाहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कम से कम 30 तक याद है तो कल्याण आपका हो जाएगा। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहां तक देखे वीडियो को। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो देखा तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये मान चले फिजिक्स केमिस्ट्री पर डे 4 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे के बीच में लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। आप उस लेक्चर को फॉलो करिएगा, पूरी कोशिश रहेगी कोई भी चीज आपको छूटने ना पाए। आपको हर छोटी छोटी बात मैं को समझाऊं ताकि आप अपने जो आपका सीरीज का नाम है ना विजेता, आप सच में अपने नीट एग्जाम में विजयी होके आए। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और किसी को नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं बेटा एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।